ठीक करना तो मैं हाँ 2 महीने की होगी। नहीं करना कोई नहीं आप ना खाना बार बार आधा लेकिन हमें 60 दिन में आराम होगा जी आधा ढक्कन खुला करना है। ठीक है। एक इल्जाम और आया है कि जो कोमल गुज्जर है उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो आपकी साजिश है या उसका अपना इन्वॉल्वमेंट है? ये सब हकीम जी करा रहे हैं। हकीम जी क्या कर रहे हैं, माहौल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कोमल गुज्जर का नाम लेके, किसी का नाम लेके कि कोमल गुज्जर ने कर दिया, कुछ नहीं है। वो माहौल को दूसरी तरफ क्रिएट कर रहे हैं। हकीम जी बोलते हैं कि मेरे पास डिग्री है। मैं भी बोल रहा हकीम जी बिल्कुल क्लियर हकीम है, सच्चे हकीम है, बढ़िया अल्लाह वाले हकीम है। जब वो सही है, सब कुछ डिग्री है, तो वो दूसरों को 10-10 लाख रुपए क्यों देते फिर रहे हैं? अनपढ़ आदमी है, उन पर साइन तक करने नहीं आते। कितने असिस्टेंट हैं वहाँ? सब टोटल असिस्टेंट इनके अनपढ़ हैं, किसी पे भी साइन तक नहीं करने आते, सब मजदूरी दिहाड़ी पर रख रखे इन्होंने। जिला सहारनपुर का खेड़ा अफगान और वहीं पर एक हकीम राशिद अली खान, जो आजकल बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है और मुद्दे की जो बुनियाद है वो यहाँ पर है। और जो शख्स हमारे बराबर में बैठे हैं उनके जीजा जी हैं, जो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने उनको गारंटी दी और वो उनकी मौत हो गई है। हालांकि कैंसर के यूं तो इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर के गारंटीड इलाज की गारंटी देना ये अपने आप में अचंभित करता है और बड़ी हैरत अंगेज बात है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को तूल पकड़ने की वजूहात क्या है, पहले उनसे तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आदिल राणा है और मेरे जीजा जी जो थे वो रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे। उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, ओरल कैंसर जीभ में। तो सोशल मीडियम के माध्यम से उनको पता लगा जो है इंस्टाग्राम पे कि एक हकीम राशिद अली खान है जो खेड़ा अफगान में है और वो कैंसर की दवाई देते हैं और बोलते हैं कि मौत को छोड़ के सभी चीज का इलाज है मेरे पास में। तो वीडियो देख के उनके अधिकारियों ने उनको छुट्टी दी और वो यहाँ पे हकीम साहब के पास में आए। हमें पता भी नहीं था, जबकि हमारे से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे खेड़ा अफगान है। अब हम गए हकीम साहब के पास में, बहुत सारी भीड़ थी वहां पे, 50 आदमी के करीब उनके साथ में थे वहां पे। तो हमने अपनी बातचीत उनसे करी, बात रखी, बताया। उन्होंने बोला कि मैं 100% इसको ठीक कर दूंगा और उन्होंने बोला कि 15 दिन में मैं 60% की गारंटी लेता हूं ऑन रिकॉर्ड, वीडियो के साथ में। वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा और 25 दिन में 100% ठीक कर दूंगा। और उन्होंने बहुत सारी, मतलब कम से कम 4-5 किलो दवाई दी। वो दवाई भी है मेरे पास में, मैं आपको दवाई भी दिखा दूंगा। तो उन्होंने बताया और एक तरीके से, मतलब एक मुस्लिम का एक ना वो चोला ओढ़ के ना, एक इस्लाम धर्म की बातें करके आदमी को, मुस्लिमों को ही फंसाते हैं। वो अल्लाह रसूल की बात करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बहुत मतलब उल्टा सीधा हो करके आदमी को अपने उसमें ले लेते हैं। नहीं, आपने कहा मतलब उनके यहाँ जो पेशेंट है वो मुस्लिम ज्यादा है या मुस्लिम ही टोटल? 95% मुस्लिम है वहां पे और कोई नहीं जाता। नॉन मुस्लिम वहां 2-4% जाते हैं। अभी आपने कहा फंसाते हैं, वो कैसे? वो धार्मिक बातें करते हैं। आदमी क्या होगा, मुस्लिम आदमी गया, उसको अल्लाह रसूल की बात करी, 2-4 जो है दीनी बात करके कि ऐसा अल्लाह ने ये बताया, तो आदमी क्या होता है, एक धार्मिक ब्लैकमेलिंग हो जाता है, चंगुल में फंस जाता है धार्मिक। तो आप भी ऐसे फंसे? ऐसे ही फंसे हैं हम पढ़े लिखे होके पागल बने हम वहां पे। आज हम उनकी दवाइयों को सर्च गूगल पे भी कर रहे, काश हम उसी टाइम जब ही हम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं होती, हमारा आदमी ना जाता। अच्छा, जब उनकी शख्सियत, उनके चेहरे को आपने देखा, उनका लिबास देखा, हुलिया देखा, तो उस हुलिये से इम्प्रेस हुए, उनकी बातों से हुए या किसी और चीज से प्रभावित हुए आप? नहीं, उनका हुलिया और उनकी जो बातें थी, वो बातें बड़ी सुरीली करते हैं और एक दीनी बात करते हैं। आदमी को ये लगता है कि नहीं यार, ये आदमी जो है दीनी आदमी है और सही, झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन अब जब हम उनकी तह में पहुंचे ना, नीचे जब उनके बारे में पता किया, जानकारी ली सारी, तो अब पता लगा कि वो तो मतलब एक धर्म का चोला ओढ़ के कातिल है। वो मैं तो कातिल कहूंगा उनकी उनको। तहकीकात जो आपने की है वो डिग्री को लेके भी उनके ऊपर कुछ इल्जाम आयद हो रहे हैं कि उनकी डिग्री सही नहीं है, तो उनके बारे में भी कुछ आपने तफ्तीश की? मैंने सारी तफ्तीश की है जी मैंने। अभी आप ही खुद बता दो, हकीम जी की एज कितनी होगी आपके हिसाब से? भाई 65-70 साल होगी, 70-75 साल एज है उनकी। उनकी डिग्री आप देखो, 17-18 की डिग्री है उनके पास में जो अभी, और 2025 की डिग्री है। आप 2025 में कौन सी डिग्री है उनके पास? यूनानी की सारी डिग्री उनके पास में, यूनानी की है, कोई वैसी नहीं तो है। ये डिग्री आपने कहाँ से निकलवाई है? मैंने सीएमओ साहब ने देखी, हकीम जी खुद बता रहे हैं, हकीम जी के लड़के खुद बता रहे हैं, फिर जो उनके फोटो लेके आदमी आ रहे हैं वो हमने देखा है जी, बताया है। अच्छा, जब कैंसर से मौत हुई आपके जीजा जी की, उसके बाद आपने कांटेक्ट किया उन लोगों से?
जब उनकी हालत बीच में ज्यादा खराब हो गई थी तो 10 तारीख को जब इन्होंने फोन नहीं उठाया था, इनसे बातचीत हो रही थी, तो ये क्या बोलते थे कि थूक निकालो और अपने यहाँ लगा लो। हकीम साहब बोलते थे। फिर ये होटल, इनका एक होटल है बाहर, मुस्लिम नाम से एक होटल है, बिस्मिल्लाह करके नॉनवेज होटल है, वहां मिले रात में मुझे, वहां इन्होंने यही बात करी। और तब भी मैंने इनसे पूछा, हकीम जी अगर आपके बस में हो तो आप अभी बता दो, नहीं तो हम रेलवे का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहां दिखा देंगे। हकीम जी ने बोला आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मैं इसको 100% ठीक करके दूंगा। और उनको बताया कि आप अब सुबह उठोगे अपना थूक निकालो, थूक यहाँ लगाओ चेहरे पे। उन्होंने वो काम नहीं किया कि यार ये तो गंदगी लगवा रहे हैं, मैं थूक नहीं लगाऊंगा। जब उनकी हालत ज्यादा खराब होगी, मैंने हकीम जी को फोन करता रहा, तो हकीम जी ने फोन उठाया मेरा चौथे दिन। उठाने के बाद में हकीम जी बोलते हैं मेरे से कि जो है इनको दवाई जो हैवी दे रखी वो नॉर्मल अब धीरे धीरे सही हो जाएंगे। वो मतलब दवाई धीरे धीरे का मतलब वो धीरे धीरे मौत उन्हें अपने आगोश में ले रही थी। मतलब उनकी हालत अंदर ही अंदर बिगड़ जाती है। सिचुएशन से रूबरू करा रहे थे जी टोटल बिल्कुल 1,000 मतलब दिन में 100 कॉल की हुए हैं इनको। कॉल ही की है या फेस टू फेस भी जाके मिले? नहीं, फेस टू फेस तो मैं 3 बार जाके मिला हूँ हकीम तो जी। क्या तासुरात थे, क्या एक्सप्रेशंस थे जब आप अपनी बात करते थे हकीम साहब? हकीम जी से जब मैं सामने जाके मिलता था तो हकीम जी यही बोलते थे आप बेफिक्र होके चला जाओ, और मैं जो है इनको आपसे वादा किया हुआ है कि 100% ठीक करके दूंगा, तो ठीक ही दूंगा। हमें इनके ऊपर शक ये हुआ जब 8 तारीख में मैंने हकीम जी को फोन किया, सुबह से दोपहर तक फोन किया, फिर एक आदमी भेजा हमने, फोन लेके हकीम जी मिल गए, वहां बातचीत हुई। उन्होंने, हकीम जी ने बोला मैं बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा पाया, तो उन्होंने बोला कि इनको कैंसर नहीं है। मैंने कहा जी कैंसर नहीं और क्या है जी? डॉक्टर जो बता रहे कि नहीं इनको तो जो है भूत प्रेत का साया है इनके ऊपर में, और इनको इनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया। मैंने कहा ये चीज तो आप पहले देखते कि नहीं, पहले मैंने इतना नहीं देखा था, लेकिन अब मैंने देखा इनको कैंसर नहीं है, भूत प्रेत का साया है और मैं इसको ठीक करूंगा। मैंने कहा हकीम जी गारंटी देते रहे? हाँ, जब भी गारंटी देते रहे, बोलते रहे। फिर लास्ट मोमेंट में जब हालत खराब होगी 10 तारीख में मैंने IGRS पे 10 तारीख में मैंने IGRS पे इनकी कंप्लेंट डाल दी, सीएम पोर्टल पे मुख्यमंत्री को डाली और मैंने कप्तान साहब को डाली, सबको मैंने इनकी कंप्लेंट डाल दी। फिर हकीम जी का 10 दिन के बाद में फिर हरकत में आई। कंप्लेंट जो डाली उस वक्त जीजाजी जिंदा थे आप? हाँ जिंदा थे, उनकी डेथ हुई 29/11 को। 10 तारीख को मैंने इसकी कंप्लेंट डाली है जी, 29 में उनका नाइट में जो है इंतकाल हो गया था जी। और इंतकाल वाले दिन भी मैंने इसको कॉल किया, इसने कोई फोन नहीं उठाया। मैंने यही बताने के लिए कि हकीम जी उनका इंतकाल हो गया जी। इंतकाल होने के बाद में जब पुलिस ने इनको जो है इनके यहाँ पे गई और बताया इनको कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, तब इनके यहाँ से इनके यहीं पे काम करता है लड़का शानू, वीडियो में भी आप देखते होंगे, वो मीडिया के सामने भी बात करता है। अनपढ़ आदमी है, उन पे साइन तक करने नहीं आते। कितने असिस्टेंट हैं? सब टोटल असिस्टेंट इनके अनपढ़ हैं, किसी पे भी साइन तक नहीं करने आते, सब मजदूरी दिहाड़ी पे रख रखे हैं इन्होंने। कोई मतलब ऐसा इस तरीके से नहीं है। अब हम हर चीज में घुसे, उनकी हकीम जी के भी उसमें घुसे, जो इनकी जो वहां लड़के रख रखे उनसे भी हम घुसे। उनका लड़का, ये लड़का धमकी देता है, एक सानू करके उस लड़के की कॉल आई मेरे पास में, वो हमें बोलता है जी आपको जो करना है कर लो, आपकी छूट है जी। और जी उसकी नंबर है मेरे पास में, ऑन रिकॉर्ड है। जैसे आपने कंप्लेंट की है तो क्या हकीम साहब को गिरफ्तार भी किया गया था? हकीम साहब को पुलिस उठा के लाई थी एक बार, चौकी में लाई, लाने के बाद में फिर शाम को उनको छोड़ दिए थे। तो मैं मिला जो है चौकी प्रभारी साहब से, उन्होंने बोला देखो जी हमारे अंडर में मामला नहीं है, ये सीएमओ साहब के अंडर में है, मेडिकल लाइन में है ये, अगर कोई वैसा मामला होता तो हम पकड़ के इनको जो है इनके खिलाफ मुकदमा करते, और ये सीएमओ साहब को आप कंप्लेंट करो, सीएमओ साहब इसमें मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैंने कहा जी ठीक है जी। हमने फिर सीएमओ साहब के दी, डीएम साहब को हमने दी, कप्तान साहब के हमने दे रखी, सब जगह हमने इनकी दी। तो ये दिया। हम अभी जो है हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ पे भी हमने दी है। तो अभी जैसे एक इल्जाम और आया है कि जो कोमल गुज्जर है उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो आपकी साजिश है या उसका अपना इन्वॉल्वमेंट है? ये सब हकीम जी करा रहे हैं। हकीम जी क्या कर रहे हैं, माहौल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कोमल गुज्जर का नाम लेके, किसी का नाम लेके कि कोमल गुज्जर ने कर दिया, कुछ नहीं है, वो माहौल को दूसरी तरफ क्रिएट कर रहे हैं, जबकि हाँ अपने आप को बचाने के लिए। हकीम साहब एक मतलब इंटरव्यू में ये भी बोल रहे हैं कि किसी ने मुझसे पहले कुछ पैसे लिए और लोगों का कोई साजिश है, ये पैसा लेना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बौखलाहट है हकीम साहब में, उसकी सच्चाई आपको क्या नजर आती है? देखो मैं बताता हूँ उसकी सच्चाई। हकीम जी बोलते हैं कि मेरे पास डिग्री है, मैं भी बोल रहा हकीम जी बिल्कुल क्लियर हकीम है, सच्चे हकीम है, बढ़िया अल्लाह वाले हकीम है। जब वो सही है, सब कुछ डिग्री है, तो वो दूसरों को 10-10 लाख रुपए क्यों देते फिर रहे हैं? आप ही समझ लो, थोड़ी सी मतलब एक मोटे दिमाग से भी आप सोच सकते हो, जब आप सही हो तो आप 10 लाख क्यों दूसरे को दे रहे हो? आप
भाई आपके अंदर कमी है तभी तो आप 2-10 लाख की वो हमें ही पेशकश कर रहे हैं, हमारे से बोल रहे हैं कि वो मेरी दवाई से नहीं मरे, हॉस्पिटल में मरे हैं जी वो तो जाके जी। मतलब आपके जीजा जी हॉस्पिटल में गुजरे हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है उनका, मतलब एक तो ये नहीं जाने देते थे हॉस्पिटल में कहीं भी, इन्होंने अपने सब बंद करा रखी थी दवाई कि कहीं से नहीं मेरी दवाई खानी है। उनकी नाइट में हालत बिगड़ी, नाइट में हालत बिगड़ने के बाद में अनन फनाना उनको हॉस्पिटल लेके गए, वही नियर बाय हॉस्पिटल था जो घर के पास में, वहां ले गए। हॉस्पिटल में 15 से 20 मिनट रुके होंगे, 15 से 20 मिनट में उनकी डेथ होगी। अब हकीम जी का ये मानना है कि जब उनकी हालत उस दिन रात में खराब हो रही थी तो उनको कार में लेके आप खेड़ा अफगान आते, हॉस्पिटल में ना आप जाते, हॉस्पिटल में ले जाना भी गुनाह हो गया। नहीं, हॉस्पिटल के बारे में इन्फॉर्म किया था हकीम साहब को आपने? हकीम साहब को तो सारी चीज पता था, पर डे जब भी बात होती थी यही बोला जाता था, हकीम जी इनको हॉस्पिटल में दिखा दे अगर आपके बस में ना हो, कि नहीं बिल्कुल नहीं दिखाना आपको। लेकिन एक बात बताइए, इतना सीरियस केस है, कैंसर नाम की घातक और मोहलिक बीमारी की अगर बात करें तो चलिए हकीम साहब ने आपको मजहबी ब्लैकमेल किया है या अपनी बातों में आपको फंसाया है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। एक हकीम के पास आपने अपने सीरियस पेशेंट को इतने लंबे टाइम तक रखा, तो कहीं ना कहीं फॉल्टेड तो आप भी हुए। मैं बताता हूँ हम फॉल्टेड क्या है, हम उस वक्त अंधे हो रहे थे, और जिस टाइम वो हकीम जी के पास में गए आप उनको बता नहीं सकते थे कि इनको कैंसर है। एकदम हेल्थी बंदा खड़ा है बिल्कुल, और मतलब सारी चीजें आप ये नहीं बता सकते। हकीम खुद बोलता था कि इनको यार कैंसर कहाँ है, मेरी दवाई तो इनको ठीक कर देंगे। बिल्कुल आप यानी कि हकीम साहब भी समझ नहीं पाए कि कैंसर है। रिपोर्ट दिखाई, उनको बताया, हकीम साहब ने देखते ही बता दिया कि हाँ कैंसर है। रिपोर्ट जब डॉक्टरों की दिखाई और बायोप्सी दिखाई, उनकी जो बायोप्सी हुई थी कि इसमें कैंसर आया फर्स्ट स्टेज का। रिपोर्ट के मुताबिक हकीम साहब क्वालिफाइड लगते हैं या बस महज ऐसे ही बैठे हैं? देखो वो तो आपको ज्यादा पता है, मेरे से ज्यादा मैं क्या बताऊं। हकीम जी एक अनपढ़ आदमी है। अब वो बोलते हैं मैंने 2 साल यूपी पुलिस में रहा, मैं 2 साल दिल्ली पुलिस में रहा। मैं हाँ बिल्कुल गलत है, वो दिखावे कुछ क्या है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का। अच्छा, जैसे मुस्लिम समाज भी सुन रहा है, जो मुस्लिम ज्यादातर झाड़ फूक पे या मीठी मीठी बातों पे या हकीम जैसे लोगों पे यकीन करते हैं, तो उनके लिए अल्टीमेट क्या मैसेज है आपका? मेरा तो उनके लिए भी यही मैसेज है, भाई कोई इन बहरूपियों के चक्कर में ना आवे। वो मतलब एक पैसा ऐंठने वाला जुगाड़ है बस, और कोई वहां पे कुछ नहीं है। सिर्फ अपने आदमी खड़े कर देते हैं वहां पे। अभी भी मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूं, जब हम दवाई लेने गए थे वही आदमी खड़े होकर हमें बताते थे कि जी मैं ठीक हो गया, मुझे कैंसर है, उसे कैंसर है। वो अपनी टीम थी, अपनी टीम, और वही अब मीडिया के सामने वहां दिखती है, वो बताते हैं। यानी एक गैंग है ये, मतलब एक हिकमत के जो माफिया हैं, माफिया बिल्कुल, हिकमत के जो माफिया उनका एक गैंग है। लेकिन अब थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट पे मैं बात करूं, अगर यही केस सहारनपुर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने चिकित्सा माफियाओं को जन्म दिया है और हकीकत में उनको लीगल लूट ही कहेंगे। तो अगर यही काम किसी गवर्नमेंट या किसी हॉस्पिटल में हो जाता, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल था या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो तब आपका क्या रिएक्शन होता? मेरा रिएक्शन नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ, एक हॉस्पिटल में आप ले जा रहे हो अपने पेशेंट को, कोई एमबीबीएस एमडी इस तरीके से दावा नहीं करेगा कि भाई साहब मैं 100% आपके मरीज को ठीक करके दूंगा और मेरी वीडियो बनाओ। हकीम जी जो थे वो वीडियो बना रहे थे, बोल रहे थे मैं 25 दिन के टाइम में इनको ठीक करके दूंगा। कोई एमबीबीएस एमडी आज तक अगर बुखार की भी दवाई लेने जाओगे वो आपको वीडियो बना के ये नहीं कहेगा कि मैं बुखार ठीक कर दूंगा। तो वो वीडियो आपके सामने बैठ के आप ही से बनवाई? हम हमारे से वीडियो बनाई, हम बोल रहे हैं जब वो दवाई इतना बहुत सारा दवाइयों का उन्होंने गुट्ठा दिया, तो मेरे जीजा जी बोलने लगे कि ये दवाई आप इतनी सारी दवाई दे रहे हो, मैं इन्हें खाऊंगा तो ये तो बहुत सार दे रहे हो, तो मुझे दिक्कत देगी। तो वो बोलने लगे, कहने लगे दवाई आपको खानी है और आपको मुझे 25 दिन में ठीक करके देना है। तो जो अनगिनत हकीम बैठे हैं, मान ले एक बड़ा हादसा आपके साथ हुआ है, एक गहरा झटका लगा है, चूंकि आपने अपने जीजा को खोया है, बहन इद्दत में है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी देखे हैं, तो ओवरऑल हिकमत की दुनिया के बारे में अभी आपको क्या समझ में आया है? अभी तो बैड एक्सपीरियंस रहा जी हमारा तो हिकमत का। देखो जो अच्छे भी लोग होंगे, लेकिन वो अच्छे बड़ी मुश्किल से कहीं होंगे, लेकिन इन जैसे लोगों ने उनसे भी यकीन हटा दिया जी। ये तो एक पैसा ऐंठने की एक वो है, आपने देखा होगा, वीडियो भी देख रहे होंगे, किसी को भी 7-8 हजार 10 हजार से वो जैसा आदमी देखते हैं वैसे पैसे लेते हैं। जैसे आपने कहा कि उन्हीं के कुछ लोग घूमते रहते हैं, वो मोटिवेट करते हैं पेशेंट को
तो ये आप मतलब झुंझलाहट में बोल रहे हैं या ये हकीकत है? मेरे पास में एविडेंस है भाई साहब, मैं कोई भी बात आपसे वैसे नहीं कर रहा, हवाबाजी वाली, तथ्य वाली बात कर रहा हूँ। एक हकीम जी बोलते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, वो हॉस्पिटल से आए थे और उनकी डेथ जो थी वो कैंसर से थी, ना कि एक्सीडेंटल थी और कोई उधर थी। उनको तो ये नहीं पता कि पोस्टमार्टम किस चीज का होता है, क्या होता है। अच्छा, मेडिकल की दुनिया, जो हॉस्पिटल की दुनिया और हिकमत की दुनिया, दोनों में अब आपको क्या फर्क नजर आया एक लाइन में? मेडिकल वाली हमें अच्छी है जी। मेडिकल वाली में क्या है, भले ही आपका कोई भी चीज जा रहा है, लेकिन वो आपको इस तरीके से यकीन में नहीं लेते, एक धार्मिक बातें नहीं करते आपसे। अगर आपका जो पैसा भी ले रहे हैं तो पैसा वो एक वैसे आपको ना धर्म की आड़ में डरा के या कोई चीज करके वो पैसा लेते, उनका ओपन है। एक डॉक्टर का आप जाओ, उसकी 500 रुपए की फीस है देखने की, तो वो ओपन है, खुली हुई। ये नहीं है कि 5,000 रुपए ये दे दो, अब ये दवाई बदल दी तो अब 11,000 दे दो, अब दवाई बदल दी अब 10,000। ऐसे बहुत सारे निजी हॉस्पिटल हैं जहां पर आपको मतलब पेशेंट कितना भी सीरियस हो, लेकिन उससे पहले पेमेंट लिया जाता है, उसके बाद एंट्री की जाती है, तो वो भी तो मेडिकल की इंसानियत जो होती है उसके खिलाफ है। नहीं, वो देखो, वो तो उनके नजरिए हैं, जिस अपने अपने सबके एक नजरिए हैं, उनका एक अलग जो उनका है वो अपना अलग चल रहा है जी उनका। बाकी जो मैं तो यही कहूंगा कि हमें तो इन्होंने सिखा दिया सब कुछ, हकीम जी ने। हम हकीम साहब का बड़ा मतलब इनका हमें ये भी नहीं पता था कि ये क्या है, किस तरीके। अब क्या चाहते हैं, हकीम की क्लिनिक चलते रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, अब तो जो है सरकार के हाथ में है जी, गवर्नमेंट का जो है अफसर जो है। आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स 2017 2025 तक के, यानी लगभग 60 साल की उम्र में पढ़ाई की है हकीम साहब ने, तो उससे पहले जो इलाज चल रहा था वो कैसे चल रहा वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिए सब कुछ। वो ना हेरा फेरी वाला मामला है और इसके सीज लगनी चाहिए। इसके इस पे जो जो क्लिनिक चला रहा है ये, इस पे जो है अभी हमारे से सीएमओ साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था कि हमने इनको 2 बार नोटिस दे दिया, अगर अब नोटिस नहीं देगा तो हम उनको सीज कर देंगे जो क्लिनिक है। और राव आदिल जो वास्तव में बहुत पीड़ित हैं और हिकमत की दुनिया का एक काला सच उन्होंने सामने लाने की कोशिश की है, और कोई भी काला सच तभी सामने आता है जब उसके अपने अच्छे या बुरे कुछ तजुर्बे होते हैं। और इसी तरह के एक, हाँ जी बताइए, बिल्कुल एक कुछ तथ्य और दिखाना चाहते हैं, दिखाइए आप। जिस टाइम हमने हकीम जी के यहाँ से दवाई ली, उससे पहले उनका कैंसर का जो साइज था 1.7 था। जब हकीम जी से, ये 29 जून की रिपोर्ट है, ये था उनका 1.7.1। और उसके बाद में ये हमने कराया है, फिर उनका ये कराया 17/10 में कराया, सॉरी, हमने उनका 17/10 में। इसका देखो साइज कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया 43.3 गुणा 26.7 mm, यानी बढ़ता रहा, बहुत बेनता बढ़ गया दवाई से। करते रहे, दवाई से इतना बढ़ गया, इनकी दवाई खाती कि जो चीज होनी थी वो चीज बहुत ज्यादा एकदम होगी। थायराइड बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो मेरे पास जो भी तथ्य हैं, ये MBBS MD हैं, ये बड़े हॉस्पिटल हैं, रेलवे से अप्रूव्ड हैं, ये सारा का सारा तो फैक्चुअल बेस्ड है। यानी कहीं ना कहीं जो मजहबी ब्लैकमेल होता है उससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। इसी पूरे अनुभव से, इस पूरी घटना से, इस पूरे हादसे से यही बात निकल के आती है, और इंक्वायरी और छानबीन होना भी जरूरी है। इसी तरह की रिपोर्ट, इसी तरह के इंटरव्यूज, अल्टीमेट आप ओपिनियन आपको दिखाता रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा।